कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। आपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे। पहला उसमें था कि प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है आप प्लान तैयार करते हो बिजनेस को रन करने के लिए। क्लियर। उसके बाद फिर जो आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेलीगेशन कैसे होगा, अथॉरिटी का कौन सी सेंट्रलाइजेशन होगी, कौन सी डिसेंट्रलाइज होंगी डिसीजन मेकिंग। क्लियर। उसके बाद आता है स्टाफिंग, यानी कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसमें जो भी डिफरेंट वैकेंट पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को फिल करने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स को जो है वहाँ पर एक्वायर करते हो, यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। उसके बाद जो आपने ह्यूमन रिसोर्स को आपने रिक्रूट किया है, ह्यूमन रिसोर्स को यानी इंप्लॉइज़ को, उनको क्या कहते हो आप डायरेक्ट करते हो। डायरेक्ट करते हो यानी कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो, गाइडेंस देते हो कि किस तरीके से काम को परफॉर्म करना है जिससे कि जो आपने प्लान किया था उसको अचीव किया जा सके। और वहीं पर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, यानी कि जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस जो है प्रोवाइड कर दिया ह्यूमन रिसोर्स को। अब आपको यहाँ पर ये मॉनिटर करना है कि क्या जो आपने प्लान किया था, कि जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अगर उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो स्टैंडर्ड सेट किया था, तो जो भी डेविएशंस हैं उनको मेजर करना और जो भी कॉजेज हैं उन डेविएशंस के उनको रिमूव करना, जिससे कि जो आपने प्लान किया था वो अचीव हो सके। क्लियर। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया? कंट्रोलिंग मींस इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर दी प्लान्स, यानी कि जो भी आपने प्लान बनाए थे उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म कर रही है, इस चीज को इंश्योर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हेल्प्स टू चेक एरर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है, जो प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही तो काम हो रहा है। अगर कोई चेंजेस है, कोई वहां पर एरर्स आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना, उसमें जो भी कॉजेज हैं उस कॉजेज को रिमूव करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड इंश्योर दैट द स्टेटेड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड इन अ डिजायर्ड मैनर। क्लियर। तो कंट्रोलिंग कहने का मतलब कि कंट्रोल करते हो। क्या कंट्रोल करते हो? कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अगर उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको क्या करोगे? उनको फिर से जाके इंस्ट्रक्ट करोगे, उनको गाइड करोगे कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। क्लियर। तो कंट्रोलिंग क्या हो गया? Controlling is a systematic exercise which is called as a process of checking the actual progress or performance against the standard. Clear? तो डिफिनेशन की बात कर ले, मीनिंग आप समझ गए कि कंट्रोल करना, जैसे कि घर में जो है पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं कि वो सही टाइम पे पढ़ें, सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे जो है वो खाएं, जिससे कि वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे स्टूडेंट्स बने। क्लियर। तो इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओडोनेल, मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objective according to the प्लान। क्लियर। तो मैनेजर कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, हम जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम अकम्प्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई डेविएशन है, तो उसको हम डेविएशन को करेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो हम अटेन कर सकें, अचीव कर सकें। तो दैट इज कंट्रोलिंग। क्लियर। कंट्रोलिंग का मतलब जैसे होता नहीं कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही होती है तो आप उसको कंट्रोल करके फिर से जो है बैलेंस में लेके आते हो, तो वही चीज़ कंट्रोलिंग होती है कि जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अगर प्लान से इधर उधर भटके तो आप उसको कंट्रोल करके प्लान को जो है राइट पाथ पे ले आते हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। क्लियर। तो दैट इज कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या हो गया? एकम्प्लिसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग करके हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से एकम्प्लिस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशन इफ एनी एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम जो है प्रोग्रेस को मेजर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या हम सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर डेविएशन है, कोई एरर है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करते हैं, तो जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है क्या वो सही स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसको जज करने में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया है क्या वो एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है, इसको जो है वेरीफाई करने में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका एफिशिएंट यूज आप कर सकते हैं कंट्रोलिंग के जरिए। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द
प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म। भाई आपने पहले ही एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉर्म सेट कर दिया है, जब उसके अकॉर्डिंग लोग काम करेंगे तो सही रिसोर्सेज में और सही तरीके से वो काम करेंगे और आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और कम रिसोर्सेज में, यानी कि कम वेस्टेज से, और कोई वहाँ पर रिसोर्सेज का स्पॉइल नहीं होगा और आप जो है वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकेंगे। दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्स आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कंट्रोलिंग, भाई आप कंट्रोल करके गाड़ी चलाओगे, ज़्यादा स्पीड नहीं लेके जाओगे तो पेट्रोल कम खाएगी, और जब आप कंट्रोल में अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन भी सही रहेगा, गाड़ी की कंडीशन भी सही रहेगी और आप जो है कम पेट्रोल में ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि आप अपने रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर रहे हो जब आप कंट्रोल में गाड़ी चलाते हो। और जब कभी कोई गाड़ी जो है अनकंट्रोल मैनर में चलाता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है और पेट्रोल जो है वो सही से माइलेज नहीं देगा। क्लियर? तो ज़्यादा पेट्रोल आपको वहाँ पर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यानी कि वहाँ पर अगर आप अनकंट्रोल तरीके से करेंगे तो वहाँ पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं होता है, लेकिन अब कंट्रोल होकर काम करेंगे तो वहाँ पर आप रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। भाई बट ऑब्वियस होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो एम्प्लॉय को भी वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, उनका मोटिवेशन भी वहाँ पर इंप्रूव होगा। इसके साथ साथ जब एम्प्लॉय को आप ऑलरेडी बता के रखोगे कि आपको कैसे काम करना है, यानी कि पहले से आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब वो काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और जिसकी वजह से उनको अप्रेजल मिलेगा। क्लियर? तो एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड। तो एम्प्लॉय को यहाँ पर सभी से पहले से ही पता होता है कि क्या स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और वो अप्रेज होंगे, यानी कि उनको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स वहाँ पर मिलेगा। तो एम्प्लॉय भी क्या होगा? मोटिवेट होगा। तो कंट्रोलिंग का ये बेनिफिट है। देन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई अगर आप कंट्रोल करोगे तो ऑर्डर और डिसिप्लिन भी तो रहेगा। क्लियर? जैसे कि लोग क्या करते हैं, ऑफिस में कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हो कि लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। It helps to minimize dishonest behavior on the part of the employee by keeping a close check on their activities। तो कंट्रोलिंग में मैनेजर जो है ध्यान से सभी एम्प्लॉयज़ को देखता है कि एम्प्लॉय कब आ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब लंच कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक ऑर्डर और डिसिप्लिन वहाँ पर जो है बना रहता है। जैसे कि अब क्या है कि कॉलेजेस में भी लग गया है कि थंब इम्प्रेशन, यानी कि फैकल्टी को आना है, स्टूडेंट्स को आना है, थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो जो कोई भी लेट हो जाएगा तो थंब इम्प्रेशन लगाते उसको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि थंब इम्प्रेशन लगने से सब राइट टाइम पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लेट आएगा तो वहां पर थंब इंप्रेशन में पता चल जाएगा कि वो कितना लेट आया, उसके हिसाब से उसकी सैलरी वहां पर या अटेंडेंस वहां पर कट जाएगी। पहले क्या था, रजिस्टर होता था, कोई भी कभी भी आके साइन कर सकता था, लेकिन अब थंब इंप्रेशन लगता है। क्लियर? तो ये ऑर्डर डिसिप्लिन को इंश्योर करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग। इसी तरीके से फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। भाई हर डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग क्या है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं कि सिर्फ जो है लोअर लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे जो है कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो जब सभी डिपार्टमेंट जो है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज इज गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड व्हिच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर। दिस इंश्योर दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। क्लियर? तो कंट्रोलिंग के जरिए आप जो सभी डिपार्टमेंट में प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ जो है वहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और अगर कोई डिविएशन होता है तो वहाँ पर आप जो है कंट्रोल करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिटरमाइंड गोल है उसको वो अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बात कर ले लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की, तो देखिए बट ऑब्वियस बात है कि जैसे स्टैंडर्ड सेट करने की बात होती है तो कुछ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको सेट करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल, आप इसको जो है क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो इसको कंपेयर करना है, फिर इसको मेजर करने में जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से जो आपने पहले से कुछ प्लान किया रहा होगा वहाँ पे क्या हो, उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है, उस पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर लिटिल कंट्रोल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ये भी जो है लिमिटेशन है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सपोज कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन ये आप लगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय रजिस्टर कर देते हैं कि नहीं हम सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, सीसीटीवी में हमारी प्राइवेसी वहाँ पर जो खत्म हो जाती है, या फिर हम थंब इम्प्रेशन मशीन में जो है वहाँ पर नहीं चाहते, हम रजिस्टर में साइन करना चाहते हैं। तो कई बार जो है आप कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो रजिस्टर कर देते हैं, तो ये भी जो है लिमिटेशन होता है। दे सी इट एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, उनको लगता है कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं,
रजिस्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो सीसीटीवी के जरिए आप उनको हमेशा देख सकते हो कि कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है, तो उनको लगता है कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो रजिस्ट करते हैं। तो इसलिए कंट्रोलिंग में जब एम्प्लॉय रजिस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम आती है। कॉस्टली अफेयर, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम और एफर्ट जो है कंट्रोलिंग करने के लिए लगाना पड़ता है। चाहे वो सीसीटीवी कैमरा फिट करना है तो वहाँ पर कॉस्टली होता है, आप थंब इम्प्रेशन मशीन लगा रहे हैं वहाँ पर भी कॉस्टली होता है। क्लियर? तो वहाँ पर टाइम भी आपको देना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तो कॉस्टली होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कंट्रोलिंग के। बात कर ले नेचर या फिर फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग की। आपसे नेचर पूछा जाए, फीचर्स पूछा जाए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए कंट्रोलिंग की, तो आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। देखिए कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि प्री डिटरमाइंड हमने वहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अब आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को हम जो है वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आप सही काम कर रहे हो, फिर वहाँ पर कोई डेविएशन है। तो यानी कि हम यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है कंट्रोलिंग में। क्लियर? साथ ही साथ कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग टू। भाई आप ये कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हो, आप जो है प्रीवियस रिकॉर्ड क्यों चेक करते हो, पास्ट परफॉर्मेंस क्यों चेक करते हो, जिससे कि आगे आप जो है फ्यूचर में वो गलती ना हो या फिर फ्यूचर में परफॉर्मेंस को और इंप्रूव किया जा सके, इसलिए तो आप कंट्रोलिंग करते हो। तो कंट्रोलिंग क्या हो गया, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग टू, यानी कि आप पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हो और फ्यूचर को सुधारने के लिए कंट्रोलिंग करते हो। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी डेविएशन होता है, आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया परफॉर्मेंस को, कोई भी डेविएशन हुआ, कोई भी यहाँ पर एरर आता है, कॉज आता है, तो उसको आप जो है तुरंत वहाँ पर सही करते हो। तो एक्शन ओरिएंटेड यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, आप बैठ नहीं सकते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर जाओगे। तो दैट इज एक्शन ओरिएंटेड, वहाँ पर एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार कर लिया काम खत्म, नहीं, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। क्लियर? कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको कंटिन्यूअस एम्प्लॉय को मॉनिटर करना होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर करना होगा, जिससे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड कंट्रोलिंग, बट ऑब्वियस बात है कि गोल ओरिएंटेड है, जो आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, उसके लिए आप कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है। कंट्रोलिंग क्यों करते हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। और नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब कि ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में या फिर हर टाइप के इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आप अपने घर पे देख सकते हैं, हर जगह कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ये परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल है, हर जगह हर लेवल पे ये कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो ये नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग है। स्कोप ऑफ कंट्रोल मीन्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन में किन किन एरियाज में जो है कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली जो कंट्रोल है इट कवर्स ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, यानी कि हर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कंट्रोलिंग का यूज होता है। चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल करना हो, चाहे पर्सनल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वेज और सैलरी को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मेथड को कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। तो यानी कि इन सब डिफरेंट एरियाज में कंट्रोल का यूज होता है, ये स्कोप है कंट्रोल का। अकॉर्डिंग टू होल्डन, फिश एंड स्मिथ द मेन एरिया ऑफ कंट्रोल आर एस फॉलोज। तो होल्डन, फिश और स्मिथ ने कुछ मेन एरियाज जो है वो हाईलाइट किए हैं। जैसे पहला है कंट्रोल ओवर पॉलिसीज। तो देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। तो कैसी पॉलिसीज बनाई हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न द बिहेवियर एंड द एक्शन ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पीपल हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर्स हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा, उनको कैसे काम करना है, उनके क्या एक्शंस होंगे, उन चीज़ों को जो है वो रूल करता है, रेगुलेट करता है। और अगर पॉलिसी अच्छे से नहीं है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का एक्शन जो है वो सही से नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिसी के ऊपर भी कंट्रोल होना जरूरी है। देयरफॉर देयर इज नीड टू कंट्रोल दी पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को कंट्रोल करना जरूरी है। इसी तरीके से कंट्रोल ओवर पर्सनल, पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉय हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। टू गेट दी वर्क डन एट राइट टाइम बाय राइट पर्सन, जिससे कि जो वर्क है, जिससे जो टास्क है वो सही टाइम पर सही पर्सन द्वारा कंप्लीट किया जा सके। इसलिए कंट्रोल ओवर पर्सनल जरूरी है। अब यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन के टेक्निक्स होंगे, फिजिकल जो टेस्ट है वो कैसे
होना है, इंटरव्यू कौन करेगा, कैसे करेगा, इन सभी चीज़ों पे जो यहाँ पर कंट्रोल होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल ओवर पर्सनल। इसी तरीके से कंट्रोल ओवर वेजेस एंड सैलरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको किस एम्प्लॉय को कितना वेजेस देना है, कितना सैलरी देना है, कब वहाँ पर प्रमोशन देना है, कब ट्रांसफ़र करना है, इन सब चीज़ों पे भी जो है वहाँ पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। और ये कैसे होता है? बाय जॉब इवैल्यूएशन एंड सैलरी एंड वेज एनालिसिस। यहाँ पर क्या होता है कि जॉब की इवैल्यूएशन की जाती है, सैलरी और वेज का एनालिसिस किया जाता है, यहाँ तक कि सैलरी और पे कमिटी जो है फॉर्म की जाती है, जो कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनसे असिस्ट करते हैं और वेज और सैलरी को डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं कि किसको कितना, कहाँ पर कितना वेज और सैलरी देना है, प्रमोशन देना है, फ्रिंज बेनिफिट्स देने हैं, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसकी सैलरी वहाँ पर जो है कट भी कर ली जाती है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना बंद कर दिए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है वेज और सैलरी को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेज और सैलरी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खर्चा जो है वो बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्लियर? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप के कॉस्ट हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है बाय सेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, लेबर एंड हेड्स एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट डेटा विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा वो बढ़ेगा, और जब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा और रेवेन्यू कम रहेगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कम होगा। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसी तरीके से कंट्रोल ओवर मेथड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस मेथड का यूज़ करके जो है टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है किस मेथड में, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। अब एम्प्लॉय जो है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दो मेथड हैं, तो एक मेथड है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा मेथड है जिसमें टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि एम्प्लॉय वो मेथड यूज़ करें जिसमें टाइम कम लग रहा है और टास्क कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर? इससे क्या होगा कि जो नॉन इसेंशियल मोशंस हैं, टास्क हैं, मेथड हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। और जब मेथड सही मेथड का यूज़ करके आप टास्क को परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी वहाँ पर जनरेट होगा। क्लियर? तो मेथड को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसी तरीके से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है कि कौन किसका बॉस होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कब रिपोर्ट करेगा। क्लियर? तो हायरार्की पूरी वहाँ पर डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कैसे होगा, वहाँ पर जो है फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल करना होता है कि कौन किसका बॉस होगा, हायरार्की क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल की टेक्निक्स यहाँ पे भी यूज होते हैं। इसी तरीके से ओवरऑल बिजनेस का भी कंट्रोल वहाँ पर किया जाता है, डिफरेंट बजटरी कंट्रोल का टेक्निक यूज करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सबको देख कर जो है ओवरऑल बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है कि बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब सपोज करिए कि कोई जो है कॉर्पोरेट है तो उसके अलग अलग जो है बिजनेस रन कर रहे हैं। तो एक बिजनेस है कपड़े का, तो वहाँ पे पता चला कि कपड़े का बिजनेस का जो P&L आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तो लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। बैलेंस शीट जो है आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो है बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, या तो वहाँ पर कॉस्ट कम करो या तो उस पोर्शन को बंद कर दो, उस बिजनेस को ही बंद कर दो। तो ओवरऑल कंट्रोल के लिए भी जो है कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो स्कोप है, स्कोप यानी कि किन किन एरियाज में मैनेजमेंट की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। तो चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो वेज एंड सैलरी हो, चाहे वो कॉस्ट को लेके हो, चाहे वो मेथड को लेके हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लेके हो, सब जगह पर कंट्रोल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो टाइमिंग के बेसिस पे हम कंट्रोल को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। पहला है प्रोएक्टिव, जिसको हम प्रिडिक्टिव या फिर प्री या फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको फीड फॉरवर्ड, कुछ में प्री कंट्रोल, कुछ में प्रिडिक्टिव, कुछ में प्रोएक्टिव के नाम से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जो दूसरा कंट्रोल है दैट इज कॉन्करेंट कंट्रोल, और तीसरा जो टाइप है दैट इज फीडबैक या फिर पोस्ट कंट्रोल भी कहते हैं। तो एक एक करके हम जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कंट्रोल का टाइप है दैट इज प्रिडिक्टिव या फिर प्री कंट्रोल या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको पहले से ही एंटीसिपेट करके आप जो है यहाँ पर कंट्रोल करते हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज करिए कि आप जो है गाड़ी को लॉन्च करने वाले हो मार्केट में पब्लिक के लिए, तो गाड़ी को लॉन्च करने से पहले आप गाड़ी के जब टेस्टिंग करते हो तो उसी को प्री कंट्रोल कहते हैं। या फिर गाड़ी बनाने वाले हो तो गाड़ी बनाने से पहले आप जो है इनपुट्स की टेस्टिंग करते हो, इनपुट्स को टेस्ट करते हो जिससे कि कोई इनपुट में खराबी ना हो, जिससे कि गाड़ी सही से बने, तो उसी को प्री कंट्रोल कहते हैं। सो दिस कंट्रोल ऑकर्स बिफोर द एक्टिविटी इज गोइंग टू
टू स्टार्ट, यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले ही आप जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रिडिक्टिव प्री कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू फोर्सी प्रॉब्लम अहेड ऑफ ऑकरेंस, यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले ही आप जो है उसके लिए तैयार रहते हैं। तो उस टाइप के कंट्रोल को हम प्रिडिक्टिव कंट्रोल कहते हैं। तो देयरफॉर एक्शन कैन बी टेकन बिफोर सच अ सर्कमस्टांसेस अराइजेज, यानी कि जैसे कि होता नहीं है कि बीमारी लगने से पहले आप पहले ही जो है वहाँ पर प्रिकॉशंस लीजिए ताकि बीमारी आपको हो ही ना। अब कोविड, आपको पता है कि मार्केट में कोविड फैल रहा है। अब आप जो है क्या करते हो कि आप जो है पहले से ही ऐसे प्रिवेंटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि आपको कोविड हो ही ना पाए। आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, आप जो है सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, आप जो है क्लीननेस का ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि इसको प्रिवेंटिव कंट्रोल कहते हैं, फिर प्रिडिक्टिव कंट्रोल कहते हैं, प्री कंट्रोल कहते हैं, यानी कि कोविड होने से पहले के जो कंट्रोल टेक्निक आप लगा रहे हो, अपने आप को सेफ कर रहे हो, उसको प्रिडिक्टिव कंट्रोल कहते हैं। क्लियर? दिस इन्वॉल्व इवोल्यूटिंग द वेरियस इनपुट। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए, तो उस इनपुट को पहले से ही आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि सारे इनपुट सही हैं, सही स्टैंडर्ड के हैं, जिससे कि जब प्रोडक्ट बने या फिर बनकर तैयार हो तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। इसी तरीके से मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप जो है वहाँ पर पॉलिसीज बना देते हैं, आप जो है वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बता देते हैं कि जिससे सभी मैनेजर्स को पता हो कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम या फिर कोई गलत काम कोई मैनेजर या फिर कोई एम्प्लॉय ना कर दे। इसलिए तो पॉलिसीज, इसलिए तो टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती हैं। तो ये पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन ये क्या है, एक तरीके का प्री कंट्रोल है, यानी कि लोग अगर उस पॉलिसी, उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो जो है सही से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम है। तो एग्जांपल के तौर पे व्हेन एन इंजीनियर परफॉर्म्स टेस्ट ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ प्रोटोटाइप व्हीकल बिफोर द व्हीकल डिजाइन इज मूव्ड ऑन टू मास प्रोड्यूस, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव या फिर प्री कंट्रोल या फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यानी कि काम को स्टार्ट करने से पहले जो आप कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं वो चीज प्रिडिक्टिव कंट्रोलिंग टेक्निक कहलाती है। आप जो है कार बनाने वाले हो तो कार का पहले आप प्रोटोटाइप करते हो, तो कार के प्रोटोटाइप में ही आप जो है ब्रेकिंग सिस्टम टेस्ट कर रहे हो, कार के हैंडलिंग चेक कर रहे हो, कार के स्टीयरिंग को चेक कर रहे हो। तो ये सारी चीजें प्रिडिक्टिव कंट्रोल या प्री कंट्रोल कहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज कॉन्करेंट कंट्रोल। अब यहाँ कॉन्करेंट कंट्रोल में क्या होता है कि जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और प्रोसेस के बीच में आप जो है कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। दिस कंट्रोल ऑकर्स व्हेन द एक्टिविटी इज स्टिल इन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि कार बनना स्टार्ट हो गया और कार बनकर अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कार बनने के प्रोसेस में है, उसी में जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसको कॉन्करेंट कंट्रोल कहा जाता है। तो इट करेक्ट द प्रॉब्लम एज दे हैपन, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे जो है आप यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। प्री कंट्रोल में क्या था, प्रॉब्लम होने से पहले ही आपने जो यहाँ पर तैयारी कर ली थी। क्लियर? कॉन्करेंट कंट्रोल में क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत रिजॉल्व कर रहे हैं। कोविड हो गया किसी पर्सन को तो वो जो है अब डॉक्टर के पास जा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, प्रिकॉशंस ले रहा है। तो कोविड होने के बाद वो जो है वहाँ पर प्रिकॉशंस ले रहा है, यानी कि अब कोविड हो गया उसको, तब वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलिंग टेक्निक्स, मेडिसिन वगैरह, वो मास्क वगैरह, सैनिटाइजर यूज कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम रियल टाइम कंट्रोल भी कहते हैं। इट चेक्स एनी प्रॉब्लम एंड एग्जामिन्स इट टू टेक एक्शन बिफोर एनी लॉसेज इनकर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस चल रहा होता है तो उस प्रोसेस में जो है हम वहाँ पर चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्लियर? तो इसी को कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्लीट ट्रैकिंग बाय जीपीएस, ये फ्लीट ट्रैक यानी कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं, आप सपोज करिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरी 4-5 गाड़ियां आपकी एक साथ जा रही हैं वहाँ पर, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो जीपीएस के जरिए उस अपने ट्रांसपोर्टेशन ट्रक को चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ से जा रही है, किस रास्ते से जा रही है, और अगर कोई शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन है, कोई शॉर्टेस्ट रूट है, तो उस रूट को जो है आप अपने ड्राइवर्स को वहाँ पर बता सकते हो जिससे कि वो ट्रैफिक से बच सकें और सही टाइम पर जो है वहाँ पर अपने, और कम डिस्टेंस कवर करते हुए सही टाइम पर जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। तो फ्लीट ट्रैकिंग बाय जीपीएस ये क्या एक तरीके का कॉन्करेंट कंट्रोल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जो है प्रोडक्ट बन रहा होता है, बीच में मशीन खराब हो गई, मशीन जैसे ही खराब होती है वहाँ पर तुरंत उसको रिपेयर करके तुरंत फिर से काम शुरू हो जाता है, तो वो भी क्या एक तरीके का कॉन्करेंट कंट्रोल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल, यानी कि आपने प्रोसेस के स्टार्ट होने से कंट्रोल कर पहले कंट्रोल कर लिया, दैट इज प्री कंट्रोल। प्रोसेस की ड्यूरेशन में कंट्रोल कर लिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंट्रोल, जिसको हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं या फिर रियल टाइम कंट्रोल कहते हैं। वहीं पर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हो और जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनको कंट्रोल करते हो, तो दैट इज
feedback control. This process involves collecting information about a finished task, assessing that information and improvising the same type of task in the future. यानी कि आपको क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में सेम टास्क जो है आपको बार बार परफॉर्म करना पड़ता है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो सेम मैन्युफैक्चरिंग आपको जो है बार बार करनी पड़ती है। तो एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ गई, उसको उसके इन्फॉर्मेशन को एसेस करके जो भी प्रॉब्लम्स आई थी मैन्युफैक्चरिंग में उसको रिजॉल्व करके जो है सॉल्व कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। तो दैट इज फीडबैक कंट्रोल। क्लियर? यानी कि आपने क्या किया, आपने देखा कि जब आपने पहली बार जो है प्रोडक्ट बनाया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को जब दूसरी बार प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्रॉब्लम ना आए, तो उस टाइप के कंट्रोल को क्या कहते हैं, फीडबैक कंट्रोल। जो पहली बार प्रोसेस कर रहे हो, पहली बार प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बनाने से पहले ही आपने जो कंट्रोल टेक्निक यूज कर लिया, प्री कंट्रोल। प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो है जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज की, दैट इज कॉन्करेंट कंट्रोल। प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने उससे इंफॉर्मेशन लिया, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को जो है आपने ध्यान में रखा, और जब नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है किसी को टारगेट दे देते हो, वो टारगेट कंप्लीट कर लेता है। टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जो है आप वहाँ पर कंट्रोल करते हो। तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल। जैसे कि सेल्स गोल का टारगेट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स टीम होती है उनको जो है उनका सेल्स गोल दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि आपको ये 3 महीने में अपने गोल को अचीव करना है। उसके बाद जब 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने बाद वो आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, और चेक किया जाता है कि उन्होंने अपने गोल को अचीव किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया तो उसके लिए जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फिर जो भी उनका जो है प्रोग्राम होता है जिसके जरिए उनके सेल्स को इंप्रूव किया जा सके, वो टेक्निक वहाँ पर यूज़ की जाती है। क्लियर? तो इसी को कहते हैं फीडबैक कंट्रोल। वहीं पर जब 3 महीने सेल्स कर रहे थे तो उस 3 महीने की ड्यूरेशन में ही अगर जो है वहाँ पर कंट्रोल किया जाता तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। और वहीं पर सेल्स टीम द्वारा सेल्स को स्टार्ट करने से पहले जो कंट्रोल आप करते तो वो चीज़ प्री कंट्रोल कहलाती है। क्लियर? सेल्स टारगेट जो दिया था 3 महीने का, और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जो कंट्रोलिंग टेक्निक यूज करोगे वो फीडबैक कंट्रोल को कहलाएगा। क्लियर? कंट्रोलिंग प्रोसेस, जब हमने कोई चीज प्लान की हो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें जो है डेविएशन होता है, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। सपोज कि आपने ये प्लान किया था कि जो एम्प्लॉय है वो आपके एम्प्लॉय एक साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब एक साल बीत गया उसके बाद आपने जब उसको मेजर किया तो आपको पता चला कि नहीं, वो 1,000 यूनिट नहीं बल्कि 800 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाए एक साल में। तो इसका मतलब कि जो आपने प्लान किया था उससे डेविएशन हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, वो डेविएशन क्यों हुआ है उसको फाइंड आउट करके वहां पर कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करेंगे। यानी कि जो प्लान किया गया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहे, परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड सेट से डेविएट ना हो, तो उसके लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वहां पर कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, तो प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए, अगर आपको कोई चीज कंट्रोल करनी है तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्या कोई डेविएशन है या नहीं है, और डेविएशन है या नहीं है उसके लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या हो गया, इट इज द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर। यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। यानी कि आप जो स्टैंडर्ड बनाएंगे उसको क्वांटिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि कितना प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा एक साल में या फिर एक एम्प्लॉय द्वारा, उसको जो है आप क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 यूनिट जो है वो एक महीने में प्रोड्यूस करेगा, ये इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप जो है क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से गुडविल या फिर मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, ये क्वालिटेटिव टर्म में जो है वहां पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको सेट करना होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, ये पहला स्टेप होता है। ड्यू टू चेंज टेकिंग प्लेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड्स में नीड सम मॉडिफिकेशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसमें अगर चेंजेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आगे चल के मॉडिफिकेशन कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि एक एम्प्लॉय 1,000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपने जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब अगला काम क्या है कि जो
एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि क्या उस एक एम्प्लॉय ने एक साल में 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, यानी कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप क्या करोगे, मेजर करोगे। इट कैन बी मेजर्ड बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि मेजरमेंट के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या उसने किया है, या फिर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको उसकी क्वालिटी को चेक करना है, क्वालिटी को मेजर करना है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल लिया, उसकी क्वालिटी चेक कर ली, ठीक है। या फिर आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लिया है। तो मेजरमेंट आपको करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इन डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके लिए, ठीक। शुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट एज दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन इजियर। तो जब भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, उसी यूनिट में आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें। क्लियर? यानी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को आपने यूनिट में सेट किया है, तो आप मेजरमेंट भी प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉय की उसको यूनिट में करेंगे। मेजरमेंट कैन बी डन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर परफॉर्मेंस। तो जो मेजरमेंट है, आप या तो परफॉर्मेंस से पहले, या फिर परफॉर्मेंस जब एक्टिविटी चल रही है तब, या फिर परफॉर्मेंस होने के बाद जो है आप उसको मेजर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि जिनको आप पहले ही मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करें, तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन से पहले उसको जो है मेजर करोगे, ठीक है। उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग स्टेप होते हैं, तो हर स्टेप में जो है आप वहां पर मेजरमेंट लेते हैं, और जब प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार होता है तब आप जो है उसको मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेजरमेंट जो है वो पहले, बाद में, या फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है तब भी जो है, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब भी आप जो है मेजर कर सकते हो। तो अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ तो आप सभी पीसेस को, सभी एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ पर जो है, जो अगर सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, मेजर करना है, तो वहाँ पे कुछ पीसेस को सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली, और उसको जो है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सैंपल चेकिंग कहते हैं। तो आपने जो है पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप 2 क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो है, जब आपने मेजरमेंट ले लिया है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। स्टेप 3 क्या हो गया, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करोगे। कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक एम्प्लॉय 1000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस करेगा, और आपने जब परफॉर्मेंस को मेजर किया तो आपने पाया कि हाँ, एक एम्प्लॉय ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी एम्प्लॉय की, वो ये थी कि उस एक एम्प्लॉय ने 800 यूनिट प्रोड्यूस किया एक साल में, यानी कि यहाँ पर डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे डेविएशन है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ वीक विथ अ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आपने हर हफ्ते के लिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है सेट किया था, और फिर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, किसी वर्कर की एक वीक की क्या परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया गया, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था उससे कंपेयर कर लिया। अब आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर डेविएशन है या फिर नहीं है। अगर डेविएशन है तो वहाँ पर आप स्टेप 4 अप्लाई करेंगे, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। देखिए, नॉर्मली हर जगह, हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, कोई भी एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि आपने 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया था, तो हो सकता है कि 950 या फिर 1010 यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी। लेकिन अगर ज़्यादा डेविएशन है तो वहाँ पर आपको जो है एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो देयर विल बी सम डेविएशन इन ऑल एक्टिविटीज, सो इट इज सजेस्टेड दैट डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। यानी कि आपने 1000 स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि 950 से 1000 1010 तक होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि 950 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड 1000 यूनिट है। क्लियर? तो यहां पर जो है डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज आपको वहां पर जो है सेट करना पड़ेगा। इस स्टेप में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेविएशन है उसका कारण क्या है। डेविएशन नीड टू बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज। अगर जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो पुअर हुई है, तो वो क्यों हुई है? क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, क्या उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है? आपको कॉज को फाइंड आउट करना है, कॉज को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब आप डेविएशन को एनालाइज करते हैं, तो देखिए हर चीज में डेविएशन होगा, तो सभी चीजों को आप वहां पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको फोकस करना है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। तो देखिए, डेविएशन जो है वो हर एक्टिविटी में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हर एक्टिविटी को आप एनालाइज नहीं कर सकते हो वहाँ पर, कि हर एक्टिविटी को एनालाइज करोगे, फिर उसके पीछे कॉज को ढूंढोगे, उसके पीछे फिर जो है वहाँ पर एक्शन लोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हो, इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, और उन पे जो है उनको एनालाइज करके वहाँ पर एक्शंस लेते हो। उसी में एक तरीका है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो की रिजल्ट्स
एरिया होते हैं सिर्फ उन पे फोकस किया जाता है और उनमें डेविएशंस को ढूंढा जाता है। अगर डेविएशन है तो उनके कॉजेज को ढूंढकर उनको करेक्ट किया जाता है। जैसे लेबर कॉस्ट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिजल्ट एरिया है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिजल्ट एरिया है, इसको भी चेक करना है। इसमें भी डेविएशंस है तो आपको उसको चेक करना है और कॉजेज को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो कि कोई एक ऐसी चीज हो रही है जो कभी नहीं होती थी, रेयर केस हो गया, रेयर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस पर आप फोकस करिए, उसको कंट्रोल करिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हमने इन डिटेल अलग से डिस्कस कर रखा है, आप उसको जरूर देख लें। फिर आता है कि जब आप डेविएशन को एनालाइज कर देते हो और आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर डेविएशन है और उसके कॉजेज ये हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। तो आपने जो स्टेप 4 था एनालाइजिंग डेविएशन में, वहां पर आपने डेविएशन कौन सी है और उसके क्या कॉजेज है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और फिर उस जो आपने डेविएशन को आइडेंटिफाई किया और जो कॉजेज हैं उसको रिपोर्ट करोगे अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को, और फिर जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो वहां पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, यानी कि डेविएशन नहीं है या फिर एक्सेप्टेबल लिमिट में डेविएशंस हैं, तो फिर वहां पर क्या है कि आपको कोई भी एक्शन वहां पर लेने की जरूरत नहीं है। अब करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं? सपोज करिए कि प्रोडक्शन जो है वो टारगेट एम्प्लॉय अचीव नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। करेक्टिव एक्शंस माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इफ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट। आपने जो है एम्प्लॉय के लिए टारगेट बनाया था कि एक वीक में एटलीस्ट 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो एम्प्लॉय एक वीक में 10 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। क्लियर? तो ये जो हो गया करेक्टिव एक्शन। इसी तरीके से इफ एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, corrective action might involve assigning of additional worker and equipment to the project and permission for overtime work। यानी कि आपने जो है कोई प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट को आपको एक महीने के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन आपने जो शेड्यूल बनाया था, आपने जो प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। तो ऐसे में आप करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हो कि और ज्यादा वर्कर लगा दो या फिर और ज्यादा इक्विपमेंट ले लो या फिर आप ओवर टाइम उससे करवाओ। तो ये करेक्टिव एक्शन हो गए। क्लियर? तो कंट्रोलिंग ऐसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर वो जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से, और उसके बाद अगर कोई डेविएशन है तो उसको एनालाइज करते हैं, उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कॉजेज को रिमूव करते हैं, यानी कि करेक्टिव एक्शंस वो लेते हैं। तो ये जो है पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब सपोज करिए कि जनरली क्या है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स के एक हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक? थंब हो गया, इंडेक्स हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया और लिटिल फिंगर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये जनरल रूल है कि ह्यूमन बॉडी में एक हाथ में 5 फिंगर्स होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एक एक्स्ट्रा अंगूठा या फिर एक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर वहां पर होती है, यानी कि उनके हाथ में एक हाथ में 6 फिंगर्स होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी के एक हैंड में कितना जो है फिंगर होता है, तो आप 6 नहीं बोलेंगे, आप 5 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो किसी ह्यूमन बीइंग के एक हाथ में 6 फिंगर्स हैं वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, यानी कि वो रेयर केस है कि वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर किसी के हाथ में 6 फिंगर्स हो गए तो वो एक्सेप्शन है, नहीं तो नॉर्मली सबके हाथ में 5 फिंगर्स ही होती हैं। तो एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यानी कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, जो जनरल रूल है उससे बाहर है। आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर जो है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन वहीं पर गिवन गुड्स में वेवलन इफेक्ट में क्या होता है कि वहां पर उल्टा होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो वो केस क्या हो गए, वो एक्सेप्शन हो गए, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो गए। क्लियर? एक्सेप्शन का मतलब समथिंग रेयर चीजें होना, वो एक्सेप्शन कहलाता है, अपवाद। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को समझते। तो देखिए जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होती है हम ह्यूमन बींग्स की, वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन कुछ स्टडीज में दिखाया गया कि जो एक्सेप्टेबल रीजन होता है, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर, वो है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इस रेंज में किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल वाइड रेंज है। लेकिन अगर किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री से कम जाता है या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई सीरियस केस है, उसके साथ कोई ना कोई जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो। डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पर जो है डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा, लिखेगा कि ब्लड टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट करेगा और ब्लड टेस्ट से
कॉज यानी कि क्यों आपका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, उसके कॉज को फाइंड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट देता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो यही चीज़ कहलाता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर आप तुरंत जो है वहाँ पर ध्यान देते हो, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट करते हो और उसको जो है ट्रीटमेंट वहाँ पर देते हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर 2% इंक्रीज होता है लेबर कॉस्ट में तो वो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन है। यानी कि अगर लेबर कॉस्ट में 2% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि अभी तक जो लेबर कॉस्ट थी वो 1000 थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर क्या हो गया कि 2% का इंक्रीज हो गया, यानी कि उसमें 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी कि यहाँ तक अगर हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर लेबर कॉस्ट जो है वो जो रूल के अकॉर्डिंग जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग 2% तक इंक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2% से ज़्यादा का इंक्रीज होता है, सपोज करिए कि 4 या 5% इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो है यहाँ पर सीरियस मैटर है और यहाँ पर जो है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है मैनेजमेंट को। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर? एक्सेप्शन क्या हो गया कि 2% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब यहाँ पर जो है मैनेजर्स को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देना होगा और उसको कंट्रोल करना होगा। क्लियर? तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कोई भी चीज़ हटके हुई तो तुरंत वहाँ पर उसको कंट्रोल करिए, उसको जो है ध्यान दीजिए, मेजर करिए, टेस्ट करिए और वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर लगाइए। तो दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? अटेंडिंग ओनली टू सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल डेविएशन इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज है, अगर वो चीज़ हो रही है जो हमने प्लान किया था कि 2% तक का इंक्रीज होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1% इंक्रीज हुआ, 1.5% इंक्रीज होता है, 2% इंक्रीज होता है, डेविएशन होता है लेबर कॉस्ट में, तो इट्स ओके, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, वो वहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2% से इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है, 3%, 4%, 5%, तो वहाँ पर फिर मैनेजर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कंट्रोल करें। क्लियर? तो अटेंडिंग ओनली टू सिग्निफिकेंट और एक्सेप्शनल डेविएशन इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है या फिर एक्सेप्शनल डेविएशन होता है तो फिर वहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। 2% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। 2% या फिर 2% से कम हो रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हमने वो रेंज बना ही रखा है, वो एक्सेप्टेबल चेंजेज है। क्लियर? अलाउज एम्प्लॉय टू वर्क मोर इंडिपेंडेंटली एंड ओनली इन्वॉल्व देयर मैनेजर्स ऑन स्पेसिफिक इशूज और एक्सेप्शन टू नॉर्मल ऑपरेशन। यानी कि सपोज करिए कि जो डिपार्टमेंट हेड थे उनको पता था कि 2% तक का लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो 2% तक का अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो डिपार्टमेंटल हेड है वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 2% से जैसे ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, 3, 4, 5% का इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो इट एम्स एट कीपिंग द फोकस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क एंड प्रॉब्लम्स और एरियाज इन नीड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि मैनेजर्स को तभी इन्वॉल्व किया जाता है, मैनेजमेंट को तभी इन्वॉल्व किया जाता है जब वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, कोई इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क होता है, फिर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, तभी वहाँ पर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। वरना जो बाकी जनरल डेली वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है लोअर लेवल पे सॉल्व कर लिया जाता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है जो कि फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द केसेस दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्म बनाया अगर उससे डेविएशन होता है तब जो है वहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर? जैसे कि 2% तक का एक्सेप्टेबल रीजन है, ये नॉर्म बना लिया, ये प्लान बना लिया, अगर 2% से ज़्यादा का चेंज हो रहा है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर मैनेजमेंट की कंट्रोल की टेक्निक की जरूरत पड़ती है। क्लियर? बात कर ले प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग की रिजल्ट एरिया, यानी कि आपके जो की रिजल्ट एरिया है, की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करो, उसको डिस्क्राइब करो। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट आपने बता दिया कि 2% तक है, 2% तक इंक्रीज हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन 2% से जैसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, 3, 4, 5 होगा तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड डिटरमाइनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन, जो हमने बताया कि 2% आपने स्टैंडर्ड बना दिया कि 2% तक का लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन है। क्लियर? तो आपने स्टैब्लिश कर दिया। देन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विथ दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर लेबर कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ और आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था 2%, वो देखोगे तो उसको कंपेयर करोगे। अगर वहां पर वेरिएंस है, असर्टेनिंग वेरिएंस, अगर आपने वेरिएंस देखा कि 2%
2% आपने बनाया था नॉर्म और 2% ही है तो इट्स ओके, लेकिन 2% आपने नॉर्म बनाया था और वहां पर इंक्रीज हुआ है 4 या 5%, देन आप क्या करोगे, एनालाइज द कॉज ऑफ सच वेरिएंस, उस डेविएशन उस वेरिएंस की कॉज को आइडेंटिफाई करोगे और देन आप स्ट्रेटजी बनाओगे और जो नेसेसरी एक्शंस होंगे उसको लोगे जिससे कि जो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा लेबर कॉस्ट वो कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? तो ये जो है पूरा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले की रिजल्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके लिए स्टैंडर्ड बना देना है, उसके लिए जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन है उसको आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर लेना है। फिर आपने जो बनाया रूल, आपने जो एक्सेप्टेबल लेवल बनाया है डेविएशन का उससे और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको कंपेयर करोगे और अगर वहां पर वेरिएंस है चेंजेस है तो उस चेंजेस की कॉज को आइडेंटिफाई करोगे और उसको कंट्रोल करोगे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है इसके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के, तो देखिए इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर्स एज दे डील विथ ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। यानी कि यहाँ पर क्या है की फैक्टर्स जो होते हैं उनमें अगर डेविएशन होगा तभी जो है वहां पर मैनेजर्स जो है यहाँ पर जो है आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे जो मैनेजर्स हैं उनका जो बाकी चीज़ों को डील करने में टाइम जो एफर्ट लगता है वो बच जाता है, उनको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे ही ध्यान देना होता है। इट फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, दस देयर इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही फोकस करते हैं, बाकी पे हम ध्यान नहीं देते, बाकी पे जो हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं वही जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसी पे फोकस करना पड़ता है जिससे कि जो मैनेजरियल टैलेंट है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। द रूटीन प्रॉब्लम are left to the subordinates. Management by exception thus facilitates delegation of authority and increase morale of the employee. तो जब मैनेजर्स जो हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही फोकस करेंगे तो बाकी जो एरियाज हैं उसको डील करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दिया जाता है। तो जब सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दोगे तो सबऑर्डिनेट्स के बाद अथॉरिटी होगी तो उनका भी मोरल हाई होगा और जो मैनेजर्स हैं वो भी जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल प्रॉब्लम व्हिच नीड टाइमली एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन राइट ट्रैक। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है प्रोसेस आपने देखा कि आप पहले की रिजल्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो जब आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है जो उनको आइडेंटिफाई कर लोगे तो उस पे जो है आप टाइमली जो है वहां पर उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सही पाथ पर चल रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट एक्सेप्शन के। इसके अलावा जो है आप दो और लिख सकते हैं जैसे कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि जब आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करते हो तो आप टाइमली जो है एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकोगे, उनके कॉजेज को फाइंड आउट कर सकोगे और अगर कोई क्राइसिस आने वाली है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे और करेक्टिव एक्शंस वहां पर ले सकेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बस इतना ही है कि आप जो है क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनमें जब भी डेविएशन होगा तो उसको लिए करेक्टिव एक्शन लोगे। कंट्रोलिंग टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब होता है ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसी को हम जो है टेक्निक कहते हैं। तो कंट्रोलिंग टेक्निक यानी कि कंट्रोलिंग करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। तो ट्रेडिशनल टेक्निक वो टेक्निक्स हैं जो कि पहले के टाइम पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे ही यूज़ होते थे, आज के टाइम पे भी होते हैं, लेकिन ये पुराने मेथड हैं। क्लियर? और वहीं पर मॉडर्न टेक्निक यानी कि जो लेटेस्ट अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहाँ पर उसको डेवलप किया गया और उनको जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक को यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में सबसे पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कोई सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो कि आज के टाइम पे भी जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देखें तो क्लासरूम में कि आपके टीचर्स आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं पर आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो एग्जाम के टाइम पे, यानी कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं ऑब्जर्व करके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी प्लान किया गया है उस प्लान को अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जैसा बताया गया था वैसे परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको पर्सनली जो है वहाँ पर मैनेजर्स ऑब्जर्व करते थे और जैसे ही उनको लगता था कि हाँ यहाँ पर कुछ डाइवर्जन हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ एरर है तो उसको तुरंत वहाँ पर जो है करेक्टिव एक्शंस लेते थे। क्लियर? द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक मैनेजर्स और सुपीरियर्स पर्सनली विजिट द वर्क प्लेस इरेगुलरली एंड ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि इरेगुलरली अचानक से जो है वहाँ पर जाके वर्क प्लेस पे चले जाते थे मैनेजर्स और सुपीरियर और उसको ऑब्जर्व करते थे और ये देखते थे कि एम्प्लॉय जो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे होता नहीं कि अचानक से एग्जामिनेशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आ जाते हैं अचानक से चेक करने के
लिए, जो उड़न दस्ता कहते थे लोग पहले स्कूल में, तो वो लोग अचानक से आ जाते थे चेक करने के लिए, तो दैट इज़ कंट्रोलिंग टेक्निक पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। क्लियर? दे चेक इफ द वर्क इज़ गोइंग एज़ पर प्लान और नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजर्स या सुपीरियर्स होते हैं, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड, यानी कि अगर कोई भी वहाँ पर जो है अप एंड डाउन दिखता है, दे गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। वो तुरंत जो है वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर? बट कंट्रोल थ्रू दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। तो ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का टेक्निक है, ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ऑब्वियस बात है कि मैनेजर जो है कहीं किसी दूसरे ऑफिस में बैठे हैं, वर्क कहीं दूसरे प्लेस पे हो रहा है, तो वो उस ऑफिस से वहाँ जाएंगे, फिर पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने में भी टाइम लगेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जो हर सिचुएशन में इसको, हर जगह पर, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो पहला टेक्निक क्या हो गया? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से दूसरा जो ट्रेडिशनल टेक्निक है दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। उनको जो है टेबल्स, चार्ट, फिगर, ग्राफ, इनमें जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड डेटा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस का रिलेटेड डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, उसको टेबल, चार्ट, फिगर और ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक में, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का टेक्निक का यूज़ करके, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करके जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लिया जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और किसको जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। क्लियर? तो यानी कि प्रोडक्शन में कैसा हाल है, क्वालिटी का क्या है, इन्वेंट्री, सेल्स से रिलेटेड क्या डेटा है, पिछले साल क्या सेल था, इस साल क्या सेल है, सेल डाउन हुआ है तो वहाँ पर जो है सेल को इंक्रीज करने के लिए टेक्निक्स को वहाँ पर देखना होगा। तो क्लियर? तो स्टैटिस्टिकल डेटा, तो इनका भी यूज करके वहाँ पर जो है कंट्रोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। आपने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इसको पढ़ा होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस ये क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर नो लॉस और नो प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है, यानी कि जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतना ही वहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी सोल्ड टू जनरेट इनफ रेवेन्यू so as to cover cost. Any production above this point will eat profit, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा अगर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट आपको आता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ये टेक्निक है जहाँ पर आप ये देखते हो कि जो आपका कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से परफॉर्म कर रही है क्या, इतने अच्छे से परफॉर्म तो कर रही है ना कि जितना लगा रही है उतना पैसा वापस आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है लॉस में जा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक मैनेजर्स एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस और कॉस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि जितनी क्वांटिटी सेल की जा रही है उसको अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वहीं पर कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, प्राइस को डिडक्ट करते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है जो है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे जो है ब्रेक इवन एनालिसिस निकल जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? तो उसके लिए आप सेल्स पर प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको जो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। क्लियर? इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक है दैट इज बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल सभी को पता है कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? ए प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आने वाले साल में आप जो है कितना रुपए खर्च करने वाले हो अलग अलग एक्टिविटी को, जब उसी को आप पहले ही इन एडवांस प्रिपेयर कर लेते हो तो वही चीज बजट कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स जो है वहां पर पहले से ही प्रिपेयर कर ले जाते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, फाइनेंशियल बजट, ओवरहेड बजट, पर्सनल बजट। तो अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग टास्क के लिए वहां पर क्या होता है कि वहां पर बजट प्रिपेयर कर लिया जाता है। फिर वेरियस बजट फॉर
different operation of the concern for the future period are prepared and then actual result are recorded। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बजट अभी से तैयार कर लोगे और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी उसको आप मेजर करते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे, द एक्चुअल फिगर आर कंपेयर्ड विद द बजटेड वन एंड डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड आउट एंड द रेमेडियल एक्शन आर टेकन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने जो है बजट बनाया, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट पर जो बजट बनाया था उससे कंपेयर किया, और जब भी आपको कहीं पर डिस्क्रिपेंसी लगेगी तो उसको फाइंड आउट करोगे कि वो जो कमी आई है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको लिए रेमेडियल एक्शन जो है वहां पर आप लेते हैं, यानी कि करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि किस तरीके से जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर। तो ये जो है कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक थे। अब बात कर ले कुछ मॉडर्न टेक्निक की। तो मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहले आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। सभी ने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा आपने लगाया है और उसके बदले आपको कितना परसेंट से जो है रिटर्न मिल रहा है, तो उसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अंडर दिस टेक्निक प्रॉफिट इज कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितना कैपिटल जो है वहां पर लगाया और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। वेदर कैपिटल वाज इफेक्टिवली एम्प्लॉयड टू जनरेट अ डिसेंट लेवल ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टेक्निक का यूज करके ये चीज देखा जाता है कि जो भी आपने कैपिटल लगाया है क्या वो एक सही लेवल ऑफ रिटर्न जो है आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। जब आप नेट प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। क्लियर। द मैनेजर्स कंपेयर ROI बिटवीन 2 और मोर पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर क्या करते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के 2 या 3 से पीरियड, यानी कि पिछले साल का ROI, इस साल का ROI जो है वो कंपेयर करते हैं और उससे उनको पता चलता है कि कैसी परफॉर्मेंस उनकी प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर हायर ROI है यानी कि हायर परफॉर्मेंस है, और अगर वहीं पर लोअर ROI है तो यानी कि लोअर परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है उसको जानने के लिए ROI का यूज किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर परफॉर्मेंस पुअर है। वहीं पर जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज जीरो बेस बजटिंग। तो होता क्या है कि जैसे प्रीवियसली जो रिकॉर्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो लगातार जो है वो खराब चलता आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कंपनी कि यहाँ पर जो है नए सिरे से यानी कि शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि जीरो बेस, यहाँ पर प्रीवियसली कोई भी रिकॉर्ड नहीं लेंगे, शुरू से जो है एक नया बजट वहाँ पर तैयार करते हैं। तो अंडर ZBB यानी कि जीरो बेस बजटिंग, इन डिटर्मिनेशन ऑफ बजट इंफॉर्मेशन और फिगर ऑफ प्रीवियस पीरियड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम बजटिंग प्रिपेयर करते हैं इस टेक्निक में, तो यहाँ पर जो प्रीवियसली जो हमारा बजट था, प्रीवियसली जो इन्फॉर्मेशन था, फिर प्रीवियसली जो भी फिगर था उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड अफ्रेश विदाउट कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर और पीरियड। या क्यों होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे पहले भी नुकसान होते आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि भूल जाओ, पुरानी वाली बातें भूल जाओ, अब नए से जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फ्रेश एक नया जो है हम बजट तैयार करते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन को कंसीडर करके। बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम बजट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो प्रीवियसली जो परफॉर्मेंस था उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जीरो बेस बजट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड इज प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर बार जो है हम यहाँ पर जो है नया जीरो बेस बजट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, फ्रेश जो है बजट प्रिपेयर किया जाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड को कंसीडर, इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक है दैट इज PERT और CPM। तो PERT का मतलब होता है, PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और वहीं पर CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो होता क्या है कि बिजनेस में भी जो है डिफरेंट क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनको परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करके और उनको जो है ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करना जिससे कि कम समय में और कम लागत में जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, उसके लिए जो है यहाँ पर PERT और CPM टेक्निक का यूज किया जाता है। तो PERT और CPM टेक्निक क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, यूजफुल फॉर मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। दीज टेक्निक हेल्प द मैनेजर इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते रहते हैं, तो प्रोजेक्ट को सही टाइम पर कंप्लीट करने के लिए PERT या फिर CPM मेथड का यूज किया जाता है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट है उसको सही टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। इन दिस टेक्निक a network diagram is prepared that shows the sequence of activities needed to complete a project
एंड टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है, PERT या फिर CPM में बहुत सारे नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म करनी होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना कॉस्ट चाहिए, वो चीज़ें जो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती हैं। क्लियर? उसको जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पर्पज़ क्या हो गया PERT और CPM का? पर्पज़ यही है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको कंप्लीट करने में के लिए कितना जो है टाइम चाहिए होगा, मिनिमम कितना टाइम चाहिए होगा और कितना कॉस्ट जो है वहाँ पर उससे रिलेटेड रहेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और जो है ताकि सही टाइम पर और कम खर्चे में, कम समय में जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो PERT और CPM का टेक्निक वहाँ पर यूज़ होता है। तो PERT और CPM जो है ये न्यूमेरिकल होता है, ये जो है आप ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो है इसको पढ़ते हैं, कहीं-कहीं पर स्टैटिस्टिक्स में भी इसको जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला होता है, पूरा डायग्राम बनता है, उसके बेसिस पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है कि बेस्ट मेथड कौन-सा होगा, जिसके ज़रिए जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। वहीं पर जो नेक्स्ट टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक, दैट इज़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली में ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन बाय द मैनेजर्स इन टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक्टिविटी का जो अपडेशन है वो तुरंत जो है डेटा उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पहुंचता है और उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो जो है तुरंत क्विक डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डेटा लाइक रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर कॉस्ट या फिर और जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसका यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको मैनेजर्स को तुरंत मिल जाते हैं। MIS हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग टाइमली, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डूइंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितना बजट बचा है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय जो है ज़्यादा टर्नओवर है, एम्प्लॉय यानी कि छोड़ के चले जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय बचे हैं, कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए, कौन सा टास्क है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जिसका जो जो काम होता है वो अपना डेटा वहाँ पर सिस्टम में फिल करता रहता है, कंप्यूटर सिस्टम के यूज करके डेटा इस सिस्टम पे ERP पे जो है अपना डेटा फिल करता रहता है और वहाँ मैनेजर्स को तुरंत के तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसके बेसिस वो जो है क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे HR डिपार्टमेंट ने डेटा फिल किया कि 4 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच गई? मैनेजर्स के पास पहुँच गई। वो मैनेजर्स तुरंत डिसीजन मेकिंग लेगा कि हाँ, ये जो है बहुत ज़रूरी काम है, तो 4 एम्प्लॉय तुरंत के तुरंत वहाँ पर रिक्रूट करिए। वो तुरंत जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका भी यूज़ किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटी को, या फिर जो भी हमने प्लान किया है वो प्लान सही से इम्प्लीमेंट हो, उस प्लान को हम अचीव कर सकें, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, उसके लिए जो है कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और उसके लिए जो है मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है और उन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, सही से परफॉर्म करें और वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने सेंटर से या तो कॉस्ट को डिक्रीज़ करें या फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें। तो ये क्या है? एक कंट्रोलिंग सिस्टम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइन्ड टू मैनेजर्स टू कंट्रोल अननेसेसरी कॉस्ट एंड इंक्रीज़ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जैसे कि आपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को एक फैकल्टी को जो है अंडर कर दिया जाता है, 10 बच्चों को दूसरे फैकल्टी के अंडर कर दिया जाता है, जो मेंटर और मेंटरशिप वाला रिलेशनशिप होता है, मेंटर एंड जो है स्टूडेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि 10 बच्चों को ये फैकल्टी देखेंगे, अगर इन 10 बच्चों की परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम है तो वो फैकल्टी जो है वहाँ पर उनको डील करेगी। वहीं पर दूसरे जो 10 बच्चे हैं उनको दूसरी फैकल्टी डील करेगी। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं और उनको जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। उनको जैसे कॉस्ट सेंटर बना दिया, तो कॉस्ट सेंटर बना दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उस कॉस्ट सेंटर में अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम उस मैनेजर को होगा जिसको कॉस्ट सेंटर असाइन किया गया है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर होगा उसको डिसाइड करना है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉफिट सेंटर वाले मैनेजर को वहाँ पर कैसे रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को जो है डिफरेंट मैनेजर्स को जो है वहाँ पर असाइन किया जाता है और वहाँ पर उन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वहाँ उस सेंटर की परफॉर्मेंस को सुधारें।
तो इसके लिए क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स कैपेबल हैं, उनको जो है वहाँ पर प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। बिगिन्स विद डेलीगेटिंग द प्रॉपर अथॉरिटी टू द इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वर्क विद द स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी वर्क सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड के साथ जो इंडिविजुअल हैं, वो परफॉर्म कर पाएगा, तो उसको जो वहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है कि जाओ तुम उस सेंटर को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को मैनेज करो और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। तो अलग-अलग सेंटर जैसे कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये अलग-अलग सेंटर क्रिएट किए जाते हैं और अलग-अलग सेंटर को अलग-अलग जो है उसको मैनेजर्स को जो है वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है और वहाँ पर स्टैंडर्ड भी सेट किए जाते हैं। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको अपना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उनको जो है वहाँ पर मॉनिटर किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को आगे चलकर। क्लियर? तो ये जो है अलग-अलग टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में कुछ और टेक्निक भी आपको कहीं-कहीं पर बुक्स में देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि सेटिंग एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो एग्जांपल सेट करते हैं और लोग उसको फॉलो करके सेम तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी कि आप जो है वहाँ पर कोई गलत काम कर रहा है, परफॉर्मेंस पुअर है, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेके भी जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को रिटन में दे सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसको भी आप जो है कंपेयर करके वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक हैं कंट्रोलिंग के। तो कंट्रोलिंग में हमने ट्रेडिशनल टेक्निक भी देखा कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। वहीं पर मॉडर्न टेक्निक में हमने देखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जीरो बेस बजटिंग, पर्ट, सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसी तरीके से आपने जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये अलग-अलग टेक्निक्स आपने पढ़े हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।